Hello students, welcome back again. 10th class Economics, chapter number 4, Globalization and the Indian Economy, part number 4. Okay, we have read in previous part about the globalization. Now in this part we will discuss about the factors that have enabled globalization. It means technology. Okay, now let's start on page number 62. Okay, now टेक्नोलॉजी मीन्स प्रौद्योगिकी। ठीक है, आज न्यू टाइम है, कंप्यूटराइज सिस्टम है, हर एक चीज़ नेट इंटरनेट से जुड़ी हुई है, उसी के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। तो टेक्नोलॉजी आज पहले जो रिसेंट अर्ली टाइम में और आज रिसेंट टाइम में जो चेंजमेंट हुआ है, जो टेक्नोलॉजी सामने आई है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, rapid improvement in technology has been one major factor that has stimulated the globalization process। आज ये क्लियर है कि जितना भी आज जो चेंजमेंट हुआ है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, वो सारा मेन कारण है क्या है? टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी हैज़ बीन मेजर फैक्टर। सबसे इम्पोर्टेंट है आज इम्प्रूवमेंट के पीछे कि टेक्नोलॉजी है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और टेक्नोलॉजी से ही आज इस फैक्टर की वजह से ही सब कुछ चेंजमेंट हुआ है। और जो ग्लोबलाइजेशन जो प्रोसेस है वो काफ़ी आगे बढ़ा है, उसको प्रेरित किया है इसने। ठीक है, इसके सहयोग से ही सब कुछ आगे हुआ है, टेक्नोलॉजी जब से सामने आई है। फॉर इंस्टेंस द पास्ट 50 ईयर्स हैव सीन सेवरल इम्प्रूवमेंट्स इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी। और हमने ये देखा है पिछले 50 सालों में, अगर बात की जाए देखते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि एक्चुअल में जितने भी जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें जितना बदलाव हुआ है वो शायद उससे पहले कभी नहीं हुआ था। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी सामने आई है, जिसमें सुपरफास्ट ट्रेन सामने, जो आप रैपिड मेट्रो भी देख सकते हैं, मेट्रो हैं, ट्रेन हैं, सुपरफास्ट हाईवे हैं, जैसे कि हमने ट्रांसपोर्ट जो लाइफलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, जो कुछ ट्रांसपोर्ट सिस्टम आज हमारे पास जो है। ठीक है, तो ये सब टेक्नोलॉजी की देन है। दिस हैज़ मेड मच फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स क्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस पॉसिबल एट लोअर कॉस्ट, जिसको आसानी से हम किसी भी सामान को कम से कम समय में और कम से कम कीमत पर हर जगह पर, एक दूसरी जगह पर उसको पहुंचाने में सक्षम हुए हैं। ठीक है, नाउ आप देख रहे हैं प्रेजेंट यहाँ पर एक फिगर दे रखा है, जिसमें जो पोर्ट पार्ट होता है, पोर्ट आप समझ रहे हैं, कोस्टल एरिया होता है, पोर्ट होते हैं जहाँ पर शिप्स में जो गुड्स होते हैं वो लोड होकर आते हैं, तो उनको किस तरह से यहाँ पर लेडन किया जा रहा है, कैसे उसको यानी कि उतारा जा रहा है, आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये बस चेक कर लेते हैं आज की टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग। कंटेनर्स फॉर ट्रांसपोर्ट्स ऑफ गुड्स। ठीक है, कि वस्तुओं के परिवहन के लिए कंटेनर कैसे काम आते हैं। कंटेनर आप जानते हैं, जैसे आपने ट्रकों में देखे होंगे कुछ डब्बे होते हैं, रेलवे पर भी आपने देखे होंगे डब्बे पर डब्बे जो फिट होकर के जो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम किए जाते हैं। तो ट्रकों में आपने देखे होंगे, इनके अंदर होता क्या है, ऐसे क्या क्या कुछ होता है। गुड्स आर प्लेस्ड इन द कंटेनर्स दैट कैन बी लोडेड इनफैक्ट ऑन टू शिप, रेलवे, प्लेन एंड ट्रक्स। ये आपको अच्छी तरह पता है कि वस्तुओं को कंटेनर में रखा गया है। ठीक है, और जिसमें जो शिप्स हैं और रेलवे हैं, प्लेन्स हैं, यानी कि जो आप जानते हैं वायुयान हैं, वो एंड ट्रक्स, और उनको ट्रकों पर बिना किसी नुकसान के आराम से उनको लादा जा सकता है, लोडेड किया जा सकता है। ये टेक्नोलॉजी है। यहाँ से रेलवे ट्रैक भी आप देख रहे हैं, रेलवे ट्रैक भी की दिखाई दे रही है, बीच में साइड में यहाँ पर पोर्ट है, बीच में यह रेलवे ट्रैक है। तो किस तरह से इस माल को ट्रेन से यहाँ लाया गया, अब इसको लोडेड किया जाएगा शिप्स में, फिर अदर कंट्रीज़ में उसको सेंड कर दिया जाएगा, या फिर अदर कंट्री से कंटेनर में जो माल आया है उसको यहाँ पर शिफ्ट किया गया है, उतार करके सीधा रेलवे में लोडेड किया गया है। अब रेलवे से इंडिया के या किसी भी कंट्री के पार्ट में, इंटर पार्ट में उसको सेंड सप्लाई किया दिया जाता है। ठीक है, ये कंटेनर सिस्टम, ये भी एक टेक्नोलॉजी है। नाउ नेक्स्ट, यस, कंटेनर्स हैव लेड टू हज रिडक्शन इन पोर्ट हैंडलिंग कॉस्ट एंड द इंक्रीज द स्पीड विद विच एक्सपोर्ट कैन रीच मार्केट्स। अब जो कंटेनर्स जब से सामने आए हैं, कंटेनर्स जो सिस्टम है, जो टेक्नोलॉजी सामने आई है, तब से काम बहुत इजी हो गया है, स्पीडली वर्क होने लग गया है।
ठीक है, इंक्रीज द स्पीड, और काफ़ी यानी कि काम करने की क्षमता थी काफ़ी बढ़ गई है, उसको हैंडलिंग करना बड़ा ईजी हो गया है, उस पर कॉस्ट भी इतनी नहीं आती है उसको हैंडलिंग करने में, क्योंकि सारा माल जो होता है कम्प्लीटली जो इन कंटेनर के अंदर फिट होता है उसको आराम से मशीनों से उसको पिक करके और ड्रॉप कर दिया जाता है, उसको उठाना और उसको लैडन करना, ये काम बड़ा ईजी हो गया आजकल, ठीक है। बाज़ारों तक आराम से उसमें पहुंचाया जा सकता है, उसको स्पीडली आराम से मार्केट तक एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। सिमिलरली द कॉस्ट ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट हैज़ फलन, और इसी के साथ अगर हम देखते हैं तो जो एयरवेज़ हैं उनमें भी ये जो माल पहले आते थे आज वो धीरे धीरे उनमें आना कम हो गया है। कि उसके पीछे रीज़न ये है गिरावट आई है उसके अंदर, कहने का मतलब यातायात की लागत में। तो इससे क्या है कि सारा काम ईजिली होने लग गया है, विदेशों से भी माल आता है तो वो मोस्टली यानी कि शिप से भी आजकल कर दिया जाता है। ज़्यादा कॉस्टली जो चीज़ें होती हैं जैसे ऑर्नामेंट्स वगैरह हैं, जैसे गोल्ड है, ठीक है, तो ऐसी जो एक्सपेंसिव जो चीज़ें होती हैं उनको तो आज भी बाई एयर ले जाया जा सकता है। The cost of air transport has fallen. This has enabled much greater volume of goods being transported by airlines. और आज जो वायु मार्ग है, एयरलाइंस है, उसकी अपेक्षा आज अधिक ज़्यादा मात्रा में ट्रांसपोर्टेड किया जाता है विदाउट एयरलाइंस। कहने का मतलब इन सामानों को जो वायु मार्ग से अधिक ज़्यादा मात्रा में वस्तुओं का परिवहन संभव हो पाया है। कहने का मतलब आज ये कंटेनर है, ये हमारे टाइम को और हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को काफ़ी रैपिडली सुपरफास्ट बना दिया है। ये टेक्नोलॉजी है न्यू, जिससे आगे हम चलते हैं पेज नंबर 63। यस, पेज नंबर 63। एवन मोर रिमार्केबल हैव बीन द डेवलपमेंट इन द इंफॉर्मेशन एंड द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये मैंने कहा था आईटी, और उसको आईसीटी भी कह सकते हैं। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि उल्लेखनीय है। इसके बगैर हम आगे डेवलप नहीं कर सकते। इसके डेवलपमेंट के साथ ही हमारा डेवलपमेंट हो रहा है आज के टाइम में, देखा जाता है इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के साथ में। इन रिसेंट टाइम टेक्नोलॉजी इन द एरियाज ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन। अभी अब कुछ ईयर पहले की अगर बात करें तो टेक्नोलॉजी है कुछ ही एरियाज़ में टेलीकम्युनिकेशन के सिस्टम में था। कहने का मतलब दूरसंचार जिसको कहते हैं, दूरसंचार, ठीक है, जिसको टीवी वगैरह कह सकते हैं, टीवी कह सकते हैं आप, ठीक है। कंप्यूटर्स, इंटरनेट हैज़ बीन चेंजिंग रैपिडली। आज के समय में पिछले कुछ ईयर से देख रहे हैं कि आज हमारे आसपास के टाइम एरिया के अकॉर्डिंग तो वहाँ देख रहे हैं कि समय के साथ सब कुछ चेंज होता जा रहा है। टेलीकम्युनिकेशन सामने आए हैं, कंप्यूटर्स है, इंटरनेट है, इसने हमें बहुत कुछ चेंजमेंट कर दिया है, हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा सुपर फास्टली चेंज कर दिया है। टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, टेलीग्राफ। टेलीकम्युनिकेशन में फैसिलिटीज़ में कौन कौन से आते हैं? टेलीग्राफ है, टेलीफोन है, इंक्लूडिंग मोबाइल फ़ोन, फैक्स ऑल्सो, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन के अंदर, दूरसंचार के अंदर किन किन चीज़ों को शामिल किया गया है? टेलीग्राफ को, टेलीफोन को, और उसके बाद मोबाइल फ़ोन्स और फैक्स होते हैं। आर यूज टू द कॉन्टैक्ट वन अनदर अराउंड द वर्ल्ड। आज पूरी दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह पर हम आराम से किसी भी चीज़ के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, और फैक्स वगैरह कर सकते हैं। आपको अच्छी तरह पता है कि किसी भी एक फोटोकॉपी को हम किसी भी जगह पर सेंड भी कर सकते हैं। टू असेस द इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली एंड टू द कम्युनिकेट फ्रॉम रिमोट एरियाज़। और आज हम कितने ही बैकवर्ड इलाका, रिमोट एरिया क्यों ना हो, वहाँ भी हम आराम से किसी भी तरह के लोगों से जो हमारे रिलेटिव्स में है, जिसके पास हमारा जो कॉन्टैक्ट है, जिससे हमें कम्युनिकेट करना होता है, तो आराम से हम किसी भी जगह पर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है, ठीक है। दिस हैज़ बीन द फैसिलिटी बाय द सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेज। और ये सभी के सभी जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के सिस्टम से डिवाइसेस चलते हैं, आपको पता अच्छी तरह से कि आज जितने भी ये जो फैसिलिटीज़ हमारे पास है टेलीकम्युनिकेशन की, ये सभी की सभी सैटेलाइट के सिस्टम से ही सुगम हो पाई है, यानी कि अच्छी तरह से चल पाई है, ठीक है। आप समझ रहे हैं अच्छी तरह से, क्योंकि विदाउट सैटेलाइट सिस्टम के डिवाइस के ये नहीं काम कर सकते। एज ये भी एक सैटेलाइट सिस्टम है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम है, ये भी एक न्यू टेक्नोलॉजी है, ठीक है। कंप्यूटर्स हैव नाउ द इंटर्ड ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ द एक्टिविटी। और आज हर जगह पर आपको पता है कंप्यूटर का काम शुरू हो गया है। कंप्यूटर से ही लोग मोस्टली वर्क अपना कंप्लीट कर लेते हैं और ईजिली कर लेते हैं। यू माइट हैव ऑल्सो वेंचर्ड इनटू द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट। और आज आप देख रहे हैं अच्छी तरह से कि आज इंटरनेट का जो बड़ा ही अमेजिंग, चमत्कारित जो पूरी दुनिया के अंदर आज ये काम हो रहा है, जिससे हम किसी भी चीज़ के बारे में पल भर में ही, सेकंड में ही उस चीज़ के बारे में जान लेते हैं। वेयर यू कैन ऑब्टेन एंड शेयर इंफॉर्मेशन ऑन ऑलमोस्ट एनीथिंग यू वांट टू नो,
ठीक है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम हर तरह की यानी कि अपनी जो आप जो भी जानना चाहते हैं उसकी जानकारी तुरंत हम प्राप्त कर लेते हैं, जैसे भी है। ये किसके थ्रू हुआ है? ये नेट इंटरनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग हुआ है, ठीक है। ये अमेजिंग इंटरनेट सिस्टम है, वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट। जब आपकी मर्जी आई, जब आप किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इंटरनेट ऑल्सो अलाउ अस टू सेंड इंस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल जिसको कहेंगे, एंड टॉक वॉइस मेल अक्रॉस द वर्ल्ड एट द नेग्लिजिबल कॉस्ट। और किसी भी कीमत को ज़्यादा न समझते हुए, कहने का मतलब विदाउट एनी किसी कॉस्ट के अकॉर्डिंग, या बहुत ही ईजिली, यानी कि नेग्लिजिबल कॉस्ट मतलब कि न के बराबर पैसे लगते हैं, यानी कि पैसों में बातें होती हैं आजकल, रुपए की बात बहुत दूर है। तो हम किसी भी समय कहीं भी ईमेल और मेल और वॉइस मेल के अकॉर्डिंग भी अपने नेट इंटरनेट सिस्टम के माध्यम से कम लागत पर हम कहीं भी किसी भी जगह पर अपनी बातें कर सकते हैं, ठीक है। बट अब मेन प्रॉब्लम आती है सामने, देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, उसमें दिखा रखा है, बट वेयर इज़ द इलेक्ट्रिसिटी। अब ये रूरल एरियाज़ है, वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ढांचा वहाँ का बना हुआ है, उसमें ये कमियां हैं कुछ एक एरियाज़ में कि वहाँ पर फैसिलिटीज़ तो पहुँच गई है बट इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये तो सामने प्रॉब्लम आती है कि हम डेवलपिंग कंट्रीज़ में आते हैं, हमारा इंडिया है डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड नहीं है। और इसके पीछे मेन रीज़न यही हो जाते हैं कि फैसिलिटीज़ होने के बाद में फिर उसका जो सिस्टम होता है उसमें कहीं ना कहीं कमियाँ हो जाती है, जिसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो जिस तरह से आप ये फिगर देख रहे हैं। नाउ नेक्स्ट एक एग्जाम्पल के रूप में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे रखी है यहाँ पर। इंफॉर्मेशन एंड द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और आईटी कह सकते हैं हम, मैंने आपको बताया था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इन शॉर्ट में कहेंगे, हैज़ प्लेड ए मेजर रोल इन द स्पीडिंग ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज अक्रॉस कंट्री। लेट अस नाउ सी हाउ, ठीक है। तो अब किस तरह से आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बहुत ही सुपरफास्ट काम किया है और अपने इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्शन ऑफ द सर्विस होते हैं उसको पूरे वर्ल्ड में एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी अपने यानी कि गुड्स को, सर्विस को सेंड किया है। वो कैसे किया है नाउ चेक करते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडिया और अदर्स वर्क, यहाँ पर आप कम्युनिकेट करते हैं दो लोगों को देख रहे हैं। यहाँ पर वन साइड में वन स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो हम पूछ रहे हैं वो, इट लुक्स लाइक ए वेरी नाइस मैगजीन बट वाई इज़ नॉट माई टेक्स्ट बुक प्रिंटेड लाइक दिस, कैन हार्डली लीड द वर्ड इन माई बुक। अब यहाँ पर एक बच्ची है, वो बोलती है कि ये बहुत ही अच्छी मैगजीन है। जैसे उसने मैगजीन देखी, मैगजीन जो प्रिंट करने वाले के पास पहुंचती है तो वो देखती है कि ये तो बहुत ही अच्छी मैगजीन है, बट इस तरह की मैगजीन है तो ऐसे पेजेस और इस तरह की जो प्रिंटेड है वो हमारी बुक्स में, टेक्स्ट बुक में क्यों नहीं होता है। जैसे कि आप एनसीईआरटी बुक देखते हैं, कितनी लो क्वालिटी में कई बार पिक्चर्स होती हैं या फिर पेजेस होते हैं, कुछ रफ से होते हैं। तो वो पूछती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। कैन हार्डली रीड द वर्ड्स इन माई बुक, और मैं बड़ी मुश्किलों से अपनी बुक में वर्ड को पढ़ पाती हूँ। और ये जो मैगजीन है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छे इसमें वर्ड हैं और काफ़ी अच्छे यानी कि पेजेस हैं, ऐसा क्यों है। नो माई चाइल्ड, दिस प्रिंटिंग प्रेस इज़ नॉट फॉर ऑर्डनरी इंडियंस, कि बेटा ये जो प्रिंटिंग मशीन है ये स्पेशल इंडियन लोगों के लिए नहीं है। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू ये पूरे वर्ल्ड में अपनी जो मैगजीन्स है उनको प्रिंट करके पूरे वर्ल्ड में अदर स्टेट्स में, अदर कंट्रीज़ में सेंड की जाती है, तब ऐसा किया जाता है। इसका मतलब ये है कि हमारा ये इंडस्ट्री सिस्टम एक प्रकार से, कि यहाँ से हम प्रिंटिंग करके और वो तरीके से हम दूसरी जगह पर उन चीज़ों को भेजते हैं। तो आइए एक बार डिस्कस करते हैं इस पॉइंट पर। यूजिंग आईटी इन ग्लोबलाइजेशन, ए न्यूज़ मैगजीन पब्लिश्ड फॉर लंदन, यहाँ पर क्या हो रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है। इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है, ए न्यूज़ मैगजीन पब्लिश फॉर लंदन रीडर्स टू द डिज़ाइन एंड द प्रिंटेड इन दिल्ली। दिल्ली के अंदर ये मैगजीन प्रिंट हो रही है और इसको लंदन में जो पढ़ने वाले लोग हैं उनके पास इसको सेंड किया जाएगा, पब्लिश किया जा रहा है, ठीक है, इसको डिज़ाइन करके। द टेक्स्ट ऑफ द मैगजीन इज़ सेंड थ्रू इंटरनेट टू द दिल्ली ऑफिस, ठीक है। और इसका जो जितना टेक्स्ट होता है मैगजीन का वो पहले ही दिल्ली ऑफिस में बाय इंटरनेट आ जाता है, लंदन से आ जाता है पहले ही कि हमें इस तरह के ये जो टेक्स्ट है, ये जो टॉपिक है, ये हमें प्रिंट कराने हैं। और पहले से वो दिल्ली के ऑफिस में बाय इंटरनेट आ जाते हैं और वहाँ पर ऑर्डर रिसीव कर लिया जाता है। द डिज़ाइनर्स इन द दिल्ली ऑफिस गेट ऑर्डर ऑन हाउ टू डिज़ाइन द मैगजीन, और किस तरह से मैगजीन को डिज़ाइन करना है, ये सारे के सारे ऑर्डर होते हैं। ये दिल्ली के अंदर बैठे हुए डिज़ाइनर लोग होते हैं, वो वहाँ पर प्राप्त कर लेते हैं फ्रॉम द ऑफिस इन द लंदन यूजिंग टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, जो कि टेलीकम्युनिकेशन से वहाँ पर जो ऑर्डर आया था उसको चेक कर लेते हैं और नोटिस कर लेते हैं।
और वहाँ पर डिज़ाइनर जो लोग होते हैं वो उसको प्रिंट करना शुरू कर देते हैं। द डिज़ाइनिंग इज़ डन ऑन ए कंप्यूटर, और सारा डिज़ाइन जो भी होता है वो कंप्यूटर पर किया जाता है। आफ्टर प्रिंटिंग द मैगजीन आर सेंट बाय एयर टू लंदन, और प्रिंटिंग करने के बाद मैगजीन्स को सभी को क्या किया जाता है, लंदन के अंदर सेंड कर दिया जाता है बाय एयर। ठीक है, बाय एयर किया जाता है, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ में जो ज़्यादा डिस्टेंस की दूरी पर हैं तो उस तरह की चीज़ों को आराम से लंदन तक भेजा जाता है। एंड द पेमेंट ऑफ मनी फॉर डिज़ाइनिंग एंड द प्रिंटिंग फ्रॉम ए बैंक इन लंदन टू द बैंक इन दिल्ली इज़ डन इंटेंसली थ्रू द इंटरनेट ई बैंकिंग। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि डिज़ाइनिंग के लिए जो भी यानी कि यहाँ पर जो मैगजीन डिज़ाइन कराई गई थी, प्रिंटिंग कराई गई थी, उसका पैसा है, रुपया है, वो बैंक से लंदन के बैंक से लेकर के दिल्ली के बैंक के अंदर शिफ्ट हो चुका है, यानी कि उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। कैसे किया? वो इंटरनेट ई बैंकिंग के सिस्टम से। आज भी हम अपने ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप जानते हैं अच्छी तरह से, आप भी मोबाइल फ़ोन और यूज़ करते हैं तो इसमें ट्रांजैक्शन सिस्टम चलता रहता है, इसके अकॉर्डिंग ही होता रहता है। ओके, नाउ लेट्स ऑन पेज नंबर 64। लाइबलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड द फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ध्यान देना कि वर्ल्ड में जो ट्रेड किया जाता है, हम फॉरेन कंट्रीज़ में ट्रेड करते हैं, उस फॉरेन जो विदेशी व्यापार जिसको हम कहेंगे, ठीक है, विदेशी व्यापार पर जो लाइबलाइजेशन है कि कौन कौन से ऐसे जो टैक्सेस हैं, कौन कौन से बैरियर हैं, वो किस तरह के हैं और कितनी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी की जाती है। मतलब कि हम विदाउट एनी टैक्स के किसी भी गुड्स को फॉरेन कंट्री में भेज सकते हैं या फिर उसमें कहीं हमें टैक्स पे करना होता है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से अपने इंडियन गुड्स को कैसे हम फॉरेन कंट्रीज़ में कैसे किस तरह से सेंड करते हैं, विदाउट कॉस्ट के, विदाउट एनी टैक्स के करते हैं या किस तरह करते हैं, तो आपको बताएंगे। लाइबलाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जिसको हम हिंदी में उदारीकरण भी कहते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस रिटर्न टू द एग्जांपल ऑफ द इंपोर्ट्स ऑफ चाइनीज़ टॉयज़ इन इंडिया। अब वही है, पीछे हमने पढ़ा था कि चाइनीज़ टॉयज़ जो थे उसके बारे में बात करते हैं, किस तरह से वो यहाँ पर सेंड करते थे, काफ़ी चीपली होते हुए, काफ़ी मल्टी फंक्शन वाले होते थे। सपोज द इंडियन गवर्नमेंट पुट्स ए टैक्स ऑन इम्पोर्ट ऑफ टॉयज़। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इंडियन गवर्नमेंट है, वो कहती है कि जो हम माल चाइना से लेकर आएंगे उस पर हम टैक्स लगाएंगे। आपको पहले टैक्स पे करना होगा, तब हमारे इंडिया के अंदर अपने माल को सेंड करोगे। व्हाट वुड हैपन, तो फिर क्या होगा? दोज हु विश टू इम्पोर्ट दीज टॉयज़ वुड हैव टू पे टैक्स ऑन दिस। अब आप जानते हैं अच्छी तरह से कि अगर मान लीजिए उस पर टैक्स लगा दिया जाता है, इंडियन गवर्नमेंट लगा देती है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो यहाँ पर इन खिलौनों को इम्पोर्ट कराना चाहते हैं, ठीक है, आप समझ रहे हैं अच्छी तरह से कि जो लोग यहाँ से इंडियन लोग हैं और वो क्या करते हैं कि इंपोर्ट कराना चाहते हैं चाइना से, और इंडिया के अंदर वो टॉयज़ है उनको यहाँ पर मंगवाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे उसमें कि इस पर उनको टैक्स देना होगा, उनको भी देना होगा, टैक्स पे करना होगा, क्योंकि चाइना कहेगा कि भाई आपको इंपोर्ट कराना है तो आप पहले टैक्स पे कीजिए, क्योंकि टैक्स हमारा भी लगता है, हम आपसे भी लेंगे। बिकॉज ऑफ टैक्स बायर्स विल हैव टू पे ए हायर प्राइस ऑन द इम्पोर्टेड टॉयज़। आपको पता है कि जो बायर्स लोग होते हैं, ख़रीदार होते हैं, उनको भी यानी कि अब इस पर टैक्स के साथ में पैसे पे यानी कि लगाने होंगे। बात तो उतनी आती है, अगर हम टैक्स कहीं लगाते हैं तो वो टैक्स फिर हमसे ही निकाला जाता है। किसी भी चीज़ पर टैक्स लग जाता है तो अब जीएसटी सिस्टम है मान लीजिए एक प्रकार से, उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है तो वो भी बातें सामने आती है। अगर किसी चीज़ पर टैक्स लग करके हमारे इंडिया में कोई चीज़ सामान आता है तो वो फिर अब बायर्स हैं, ख़रीदने वाले हैं, कस्टमर है, कोई भी है, तो उनसे भी उनकी कॉस्ट रहती है, वो क्या होगी बायर्स के साथ ही, यानी कि बायर्स से ले ली जाएगी जितना भी प्राइस है। अब मान लीजिए 230 रुपीज़ की कोई चीज़ है और उस पर टैक्स लग करके वो 300 की बन गई है। अब 300 के अकॉर्डिंग ही वो बायर्स से वो 300 लिए जाएंगे, तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं कि टैक्स लगा दिया जाए फिर टैक्स के साथ में उस चीज़ को लिया जाए, वो तो उतनी महंगी बन जाएगी। चाइनीज़ टॉयज़ विल नो लॉन्गर बी एज चीप इन द इंडियन मार्केट्स एंड इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस, इंडियन टॉयज़ मार्केट्स विल प्रोस्पर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि चाइना के जो खिलौने हैं, जो टॉयज़ है, वो ज़्यादा लंबे समय तक सस्ते नहीं रह पाएंगे इंडियन मार्केट में, क्योंकि आपको पता अच्छी तरह से कि उस पर टैक्स लग जाता है और वो सस्ते ज़्यादा नहीं रह पाएंगे। ठीक है,
और चीन है या चाइना है वो अपने आप ही उसका जो इम्पोर्ट है वो कम होने लग जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ टैक्स लगने के बाद वो महंगे हो गए, और बायर्स है वो क्या करेंगे, फिर टैक्स लगे हुए चीज़ को कम खरीदना पसंद करेंगे, लेकिन फिर भी खरीदेंगे, लेकिन फिर भी देखेंगे इस पर तो टैक्स लगता है, ये तो काफ़ी महंगे होते जा रहे हैं। तो चाइना है वो मार्केट में जो इम्पोर्ट है वो उसको धीरे धीरे यानी कि उसका इम्पोर्ट कम होने लग जाएगा, क्योंकि वो देखेगा यहाँ तो टैक्स लिया जाता है इंडिया के अंदर अगर माल भेजते हैं तो यहाँ तो टैक्स ज़्यादा हैवी है, इस इंडियन मार्केट में हम अपना सामान नहीं बेचेंगे, हम दूसरे अदर एरियाज़ में सेंड कर देंगे। और इसलिए लगाया जाता है कि ताकि जो चाइना के साथ में ऑटोमेटिकली जो उसका जो टैक्स की वजह से उसका जो मार्केट है वो बिल्कुल डाउन चला जाए और इंडियन टॉयज़ विल प्रॉस्पर, और इंडियन टॉयज़ है वो आगे बढ़ जाएँ, इसलिए वो टैक्स लगाया जाता है। अगर टैक्स को लगाने के बावजूद भी फिर भी यहाँ पर जो इंडियन बायर्स हैं या चाइना एक्सपोर्ट करता है माल को यहाँ पर, तो वो क्या है कि इंडियन टॉयज़ के सामने वो काफ़ी यानी कि महंगे दिखने लगते हैं कि ये महंगे हो चुके हैं। तो ये क्लियर है कि टैक्स इसलिए लगाया जाता है कि ताकि हमारा जो इंडियन जो एक्सपोर्ट सिस्टम है या ट्रेड है वो काफ़ी इंक्रीज होने लग जाए, आगे बढ़ने लग जाए। टैक्स ऑन इम्पोर्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द ट्रेड बैरियर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ ट्रेड बैरियर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रेड बैरियर क्या है। कोई भी व्यापार किया जाता है विदाउट एनी टैक्स के किया जाता है तो उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी कॉस्ट के जो ट्रेड कह सकते हैं। बट यहाँ पर ट्रेड बैरियर कि जो माल इंडिया में सेंड किया गया या एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया गया, मोस्टली इंपोर्ट किया गया, जो इंपोर्ट पार्ट पर अगर कहीं टैक्स लगा दिया जाता है तो वो ट्रेड बैरियर कहलाता है। ठीक है, टैक्स ऑन इंपोर्ट इज़ एन एग्जांपल ऑफ द ट्रेड बैरियर। ठीक है, कि इंपोर्ट्स पर टैक्स लगाना ट्रेड बैरियर है। ट्रेड बैरियर मतलब कि व्यापार अवरोधक जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, कि व्यापार सही ढंग से फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं हो पा रहा है। इट इज़ कॉल्ड ए बैरियर बिकॉज सम रिस्ट्रिक्शंस हैज़ बीन सेट अप। क्योंकि कुछ ट्रेड बैरियर इसलिए है कि इसको ट्रेड बैरियर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके लिए कुछ एक रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, कि कुछ रूल रेगुलेशन लगाए गए हैं, कुछ ट्रेड लगाए गए हैं यानी बैरियर लगाए गए हैं। वो कौन कौन से कैसे हैं हम आपको बताएंगे। गवर्नमेंट कैन यूज़ ट्रेड बैरियर टू इंक्रीज और डिक्रीज रेगुलेट फॉरेन ट्रेड एंड टू द डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ गुड्स एंड हाउ मच ऑफ ईच शुड केम इनटू द कंट्री। अब ये ट्रेड बैरियर सिस्टम है, ये गवर्नमेंट ही फिक्स करती है कि किस तरह से हमें किस ट्रेड पर बैरियर लगाना है, किसको इंक्रीज़ करना है या किसको डिक्रीज़ करना है। जो फॉरेन ट्रेड हमारे इंडिया में आ रहा है ये डिसाइड करने का काम पूरा कंप्लीट गवर्नमेंट के पास है कि हमें किस तरह के माल पर किस तरह का उस पर ट्रेड बैरियर लगाना है। ठीक है, और ताकि जो कंट्री के अंदर जो भी माल यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट ही ऑटोमेटिकली उसको नियमित करती है और उसकी कटौती करती है कि किस तरह से इंडिया के अंदर अदर कंट्रीज़ से वो माल यहाँ पर पहुँचेगा। तो ये गवर्नमेंट के अंडर में है को ट्रेड बैरियर कैसे लगाती है। ठीक है, तो इंपोर्ट पर ट्रेड लगा यानी कि टैक्स लगाया जाता है। ट्रेड बैरियर को टैक्स भी कह सकते हैं हम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, यस, इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब हमारा इंडिया फ्रीडम हो गया था, फ्री हो गया था इंडिपेंडेंस के बाद में। इंडियन गवर्नमेंट के बाद में जो इंडियन गवर्नमेंट बनी थी फ्री होने के बाद में, हैड पुट बैरियर टू द फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब उसने क्या किया था, उसने विदेशी व्यापार जितना भी था उस पर टैक्स लगा दिया था। ये फर्स्ट टाइम से ही था जब इंडिया फ्री हुआ था, उसके बाद से टैक्स लगाने शुरू कर दिए थे। दिस वाज कंसिडर्ड नेसेसरी टू द प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर विद इन द कंट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। और इसलिए किया गया था कि ताकि हम अच्छी तरह से अदर कंट्रीज़ के साथ में पूरी तरह से कंपटीशन कर सकें। ठीक है, और इसलिए इसको कंपलसरी कर दिया गया था। इंडस्ट्रीज़ वर जस्ट कमिंग अप इन द 1950s एंड 1960s। आपको अच्छी तरह पता है कि इंडिया के अंदर मोस्टली जो कंपनीज दो थी 1950 और 1960s के साथ में यहाँ पर स्टार्ट हुई है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर हुआ था। एंड द कंपटीशन फ्रॉम इम्पोर्ट्स एट द स्टेज वुड नॉट हैव द अलाउड दिस द इंडस्ट्री टू कम अप। और ये कंपटीशन करने के लिए किया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ फॉरेन कंट्री की हमारे पास ना आए, ताकि हमारी इंडियन जो इंडस्ट्री है वही डेवलप करे, हम दूसरी अदर इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पर नहीं आने दें। ठीक है, आगे आए, अगर ये भी यहाँ पर आ जाती हैं तो उसके साथ में हमारा जो सिस्टम है वो सारा का सारा डगमगा जाएगा और काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, थस इंडिया अलाउ इम्पोर्ट्स ओनली
ऑफ ओनली एसेंशियल आइटम सच एज। अब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर जो इंडस्ट्रीज या सॉरी इंडियन जो इम्पोर्ट है उसके ऊपर ज़्यादा वो अपना यानी कि टैक्स नहीं लगाती है, वो कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं, समझते हैं कि एसेंशियल आइटम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन कौन से एसेंशियल आइटम्स हैं जिन पर वो टैक्स बहुत कम लगाने की सोचती है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं कौन कौन से हैं, मशीनरी है, फर्टिलाइज़र्स है, पेट्रोलियम है, ये सभी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर जो इंडियन जो गवर्नमेंट है वो मशीनरी है, दूसरा है फर्टिलाइज़र उर्वरक जिसको कह सकते हैं, खाद है, पेट्रोलियम है, ठीक है, उनकी ही यानी कि परमिशन देती है कि ठीक है इसको विदाउट एनी टैक्स बैरियर के आप इसको सेंड कर सकते हैं। नोट दैट ऑल डेवलप्ड कंट्रीज ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट हैव गिवन प्रोटेक्शन टू द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थ्रू ए वेराइटी ऑफ मीन्स। अब ये भी क्लियर बात है कि जो सभी जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ थे उन्होंने अपने आप को फर्स्ट से ही डेवलप नहीं किया था। ठीक है, ये जो डेवलपमेंट कंट्रीज़ है वो अपने आप को पूरी तरह से शुरू से डेवलप नहीं कर पाए थे कि उनमें डेवलपमेंट हुआ था। डेवलप्ड कंट्रीज़ में डेवलपमेंट, विकसित देशों में जो विकास हुआ था वो एक साथ कंटिन्यू एकदम से स्पीडली नहीं हुआ था। ठीक है, वो धीरे धीरे क्या हुआ था, उसमें जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो प्रोड्यूसर थे, ठीक है, वो डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर थे वो उनको पहले क्या किया गया था, उनको प्रोटेक्शन दिया गया था कि आपको प्रोटेक्शन दिया जाता है, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स जितने भी थे कि आपको फ्रीडम दी जाती है कि आप कोई भी माल बनाइए और उसको मार्केट में सेंड कीजिए और विदाउट एनी टैक्स के, तो आप धीरे धीरे हमारा जो मार्केट है वो ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट हो जाएगा, डेवलप होता चला जाएगा। स्टार्टिंग अराउंड 1991 सम फार रीचिंग चेंजेस इन द पॉलिसी वर मेड इन इंडिया। अब हम देखते हैं 1991 के बाद में कुछ चेंजमेंट किए गए इसके अंदर पॉलिसी में। ठीक है, इंडियन पॉलिसी में चेंजमेंट किया इस नीति के अंदर कि भी कुछ बदलाव करना होगा। द गवर्नमेंट डिसाइड दैट द टाइम हैड कम फॉर द इंडियन प्रोड्यूसर्स टू कम्पीट विद द प्रोड्यूसर्स अराउंड द ग्लोब। अब इंडियन देखा कि हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो आज इतने सक्षम हो चुके हैं कि वो कम्पिटिट यानी कि प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार है, किसके साथ, पूरे वर्ल्ड के अंदर कंट्रीज़ में। आज हमारे पास काफ़ी पावर हो चुकी है, आज हमारे पास जो काफ़ी टेक्नोलॉजी काफ़ी आ चुकी है, इसके थ्रू हम अपना प्रोडक्शन आगे बढ़ाएंगे और हम भी किसी अदर कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करेंगे अपनी माल को, सामान को। इट फेल्ट दैट कंपटीशन वुड इम्प्रूव दैट द इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोड्यूसर विद इन द कंट्रीज सिंस दे वुड हैव टू द इम्प्रूव देयर क्वालिटी। और इससे वो अपनी अच्छी चीज़ों को प्रतिस्पर्धा करते हुए, कंपटीशन करते हुए, वो अपने जो प्रोड्यूसर जितने भी हैं वो अपने आप में, अपनी क्वालिटी में अपने आप में इम्प्रूवमेंट करेंगे। ठीक है, वो अपनी चीज़ों में, सामानों में चेंजमेंट करेंगे कि किस कंट्री में किस चीज़ की डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग वो चेंज करते जाएंगे। दिस डिसीजन वॉज द सपोर्ट बाय द पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसके साथ साथ ही इस चीज़ के लिए जो इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसको बोलते हैं, इसके लिए उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया कि ठीक है आप इंडियन मार्केट्स में ये जो जितने भी जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपना सामान बनाएं और आगे बढ़ाएं और अदर कंट्रीज़ में उसके लिए आगे बढ़ते रहें, कंपटीशन में आगे आते रहें। थस बैरियर ऑन फॉरेन ट्रेड एंड द फॉरेन इन्वेस्टमेंट वर रिमूव्ड टू ए लार्ज एक्सटेंट। और इसलिए जो फॉरेन ट्रेड जो था, विदेशी व्यापार, उस पर जो बैरियर लगाया गया था उसको धीरे धीरे रिमूव कर दिया गया। ठीक है, जब कोई भी माल इंडिया में आता है तो उस पर तो टैक्स लगाया गया था, बट जब कोई माल सामान इंडिया में बनने लगा और उसको जब एक्सपोर्ट किया गया बाहर की तरफ, तो कंपटीशन को देखते हुए धीरे धीरे इसको कंप्लीट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को और फॉरेन ट्रेड को जो टैक्स लगाया जाता था पहले, उसको रिमूव कर दिया गया धीरे धीरे, लार्ज एक्सटेंट यानी काफ़ी मात्रा में उसको कम कर दिया गया। दिस मीन्ट दैट गुड्स कुड बी imported and exported easily and also foreign companies could set up factories and offices here। और इसीलिए MNCs को ये मौका मिलता है कि वो अपने फैक्ट्रीज़ और अपने ऑफिसेज़ एक ऐसे कंट्री में, जैसे इंडिया जैसे कंट्री में, डेवलपिंग कंट्रीज में लाती हैं। तो उसका रीज़न यही था। उससे पहले कभी फ़ॉरेन जो अदर विदेशों की जो कंपनियां थी, फ़ॉरेन इंडस्ट्रीज़ थी, वो नहीं थी, जो कि 1991 के बाद में धीरे धीरे यहाँ पर इंडिया में आई है। उसका रीज़न यही था कि टैक्स जो था वो कम्प्लीटली काफ़ी रिमूव कर दिया गया था। ठीक है,
और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो था वो वर्क आप आसानी से एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो जाए, इजीली हो जाए, और फॉरेन इन कंपनीज जो है जिसकी हमें हेल्प लेनी होती है तो वो भी आराम से हमारे पास यहाँ तक पहुँच जाए। ठीक है, लास्ट टॉपिक इस पॉइंट का है आज के वीडियो का। ठीक है, नेक्स्ट है रिमूविंग बैरियर और द रिस्ट्रिक्शन सेटअप बाय गवर्नमेंट। ये हम पढ़ चुके हैं, हमें पता है। इज़ व्हाट इज़ नोन एज द लाइबलाइजेशन। ठीक है, कि सरकार द्वारा जितने भी ट्रेड बैरियर्स को यानी कि हटाया गया है, इसी को ही लाइबलाइजेशन कहा जाता है। लाइबलाइजेशन, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपका, उदारीकरण। ठीक है, रिमूविंग बैरियर और रिस्ट्रिक्शंस सेटअप बाय गवर्नमेंट इज़ नोन एज लाइबलाइजेशन। ठीक है, आप समझ रहे हैं अच्छी तरह से कि सरकार द्वारा जो ट्रेड बैरियर्स है उनको हटाना, उसकी जो प्रोसेस है, इसी को ही हम लाइबलाइजेशन कहते हैं। विद लाइबलाइजेशन ऑफ ट्रेड बिजनेस आर अलाउड टू मेक डिसीजन फ्रीली अबाउट व्हाट दे विश टू इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। और अब इतना होने के बाद, लाइबलाइजेशन हटने के बाद क्या हुआ कि अब बिजनेसमैन जितने भी हैं, जितने भी लोग हैं, वो अब डिसीजन ले रहे हैं कि हमें कौन से सामान को किस जगह पर अपनी इच्छा से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना है। ये आसानी हो गई। अब कोई भी वर्ल्ड में कोई भी कंपनी, कोई भी कंट्री अपने माल को कहीं भी किसी भी जगह पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। द गवर्नमेंट इम्पोज मच लेस रिस्ट्रिक्शन दैट बिफोर एंड द देयरफॉर से टू बी मोर लाइबरल। और इस तरह से सरकार पहले की अपेक्षा अब कम कंट्रोल करती है, उस चीज़ पर ध्यान कम देती है। ठीक है, और इसलिए अब इस चीज़ को अब मोस्टली लाइबरल के नाम से नाम दिया जाता है, उदारीकरण या उदार जिसको हम कह सकते हैं। तो लाइबरल समझ गए हैं। रिमूविंग बैरियर्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस सेट अप बाय द गवर्नमेंट इज़ नोन एज लाइबलाइजेशन। ठीक है, क्लियर है? ओके, बाय।